गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि हमारा नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है, जो वेरियस नेशनल मूवमेंट हुए थे 1870 टू 1947, इसके बारे में जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन पीरियड पढ़ा था कि कैसे नेशनल मूवमेंट इंडिया में बिगिन हुआ, कांग्रेस के बारे में जाना, वहाँ पे जो दो ग्रुप ऑफ थिंकर्स जिनके अलग आइडियोलॉजीज थे, एक जो मॉडरेट लीडर्स थे और दूसरे रेडिकल लीडर्स थे। ओके, इनके बारे में जाना था और लखनऊ पैक्ट के बारे में जाना था, पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों किया गया था, कैसे उस समय कैसे कांग्रेस पार्टी ने और अदर नेशनलिस्ट ने कैसे उसका अपोज किया था। ओके, आज हम पढ़ेंगे हाउ डिड मास नेशनलिज्म ग्रो इन इंडिया। नेशनलिज्म, जो मास नेशनलिज्म जब ग्रो होने का जो सबसे बड़ा कारण जो है वो था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ओके, जो कि 1914 टू 1918 में के दौरान चला, जिसमें ब्रिटिश ने भी पार्टिसिपेशन लिया। तो उस दौरान सिंस इंडिया जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होती थी, मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी, तो इंडियन सोल्जर्स को भी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा। तो इंडियन सोल्जर्स ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा, भेदभाव देखा। इसके साथ साथ एक और चीज़ में बहुत ज़्यादा असर पड़ा, वो था इंपोर्ट गुड्स में। सिंस वॉर होता है तो हम हमारे अदर दूसरी जो कंट्री जहाँ से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कोई चीज़ करते तो वो रुक जाता है, क्योंकि वॉर के टाइम पे कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डील्स या ट्रेड नहीं होता है। तो उस वजह से ब्रिटिशर्स की जो इंडस्ट्री है, या हम बोल सकते हैं जो वो इंपोर्ट करते थे, वो उसमें डिक्लिनेशन हुआ और उस वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज़ को कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिला। इंडियन इंडस्ट्रीज़ विकसित होना स्टार्ट हुई, क्योंकि वो ब्रिटेन जो है उस दौरान सामान इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। ओके, एज ए रिजल्ट इंडियन इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हुई। ओके, तो जैसे अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर जैसे फर्स्ट होता है तो उसमें बहुत सारे इकोनॉमिकल एज वेल एज पॉलिटिकल चेंजेस इंडिया में आने लगे। सबसे पहला अगर हम देखें तो सोल्जर्स को सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ा। रीज़न ये था कि जिन्होंने आर्मी को ज्वाइन करा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, वो गए हिस्सा लिए, तो वहाँ पे देखा कि एशियन पीपल्स के साथ और अफ्रीकन के साथ जिस तरीके से व्यवहार करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, बहुत ही ज़्यादा ख़राब करती थी। जब वो वापस वो इंडिया आए तो उनके मन में एक ख्याल आया कि अब इस ब्रिटिश रूल का या फिर कॉलोनियल रूल का हमें खात्मा करना पड़ेगा। इसके अलावा बिसाइड द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द इंडियंस वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1907 व्हिच प्रोवाइडेड आइडियाज ऑफ सोशलिज्म. Another major factor that helped in the growth of mass nationalism in India was the arrival of Mahatma Gandhi during the Indian national movement. इनके अलावा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान रशियन रिवॉल्यूशन 1907, रशिया में भी रिवॉल्यूशन हुआ था। ओके, उसकी वजह से भी इंडियंस को वहाँ से आइडियाज़ मिलने लगा कि हमें भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। एज वेल एज उसी दौरान महात्मा गांधी जी का भी अराइवल हुआ इंडिया में। ओके, by the 19th century, Mahatma Gandhi was globally recognized for his non-violent marches against racial discrimination in South Africa. अब 19th century तक महात्मा गांधी से वो एक जाने माने चेहरे बन चुके थे। हर कोई जानता था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में किस तरीके से जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो रंग भेद जो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में होता था, ब्लैक एंड वाइट्स, कैसे ब्लैक जो रहते बहुत ज़्यादा सप्रेस करते थे, सॉरी वाइट कम्युनिटी थी, ब्लैक पीपल्स जो थे बहुत ज़्यादा सप्रेस करते थे ब्लैक कम्युनिटी या ब्लैक पीपल्स को। मीन्स उनके स्कूल कॉलेज अलग होते थे, उनको जॉब अलग करते थे, दी जाती थी, पब्लिक प्लेसेस ब्लैक कम्युनिटी के अलग होते थे, ब्लैक कम्युनिटी के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, ये सारे भेदभाव होते थे। तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने जो है रैशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट नेल्सन मंडेला के साथ में बहुत सारे नॉन वायलेंट मार्चेस किए थे और ये अपोजिशन दिखाया था, या फिर एक मूवमेंट स्टार्ट किया था कि ये जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो उस वजह से भी महात्मा गांधी एक रिनाउंड फेस थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, Immediately after coming to India in 1915, he traveled across the India for almost a year trying to understand the problem faced by the people. और जब वो इंडिया आए 1915 में, तो उन्होंने एक साल तक पूरे इंडिया घूमे वो ये देखने के लिए कि इंडियन जो पीपल्स हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ओके, 1917 में महात्मा गांधी इनिशिएटेड चंपारण मूवमेंट एंड द खेड़ा सत्याग्रह। ओके, उनका जब सबसे पहला जो महात्मा गांधी का इंडिया की फ्रीडम के लिए अगर कोई मूवमेंट मतलब यार सबसे पहला मूवमेंट इंडिया में जो उन्होंने आके करा था वो चंपारण मूवमेंट किया था, उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह। ओके, ही ऑल्सो लेड अ मूवमेंट फॉर मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद इन 1980। इसके अलावा उन्होंने अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के सपोर्ट में भी एक मूवमेंट स्टार्ट किया था 1980 में।
This movement was followed by Rowlatt Satyagraha against the Rowlatt Act. The Rowlatt Act was passed by the Imperial Legislative Council in 1919. This act allowed British government to arrest any person who was suspect of terror activities and to imprison for up to 2 years without conducting a trial. इसके अलावा उन्होंने रॉलाट सत्याग्रह भी इनिशिएट किया था। वो क्यों किया था? रॉलाट एक्ट के विरोध में। ओके, रॉलाट एक्ट जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था 1919 में, जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये हक था कि कोई भी किसी पर्सन को अगर उन पर शक होता है कि किसी भी टेरर एक्टिविटी में सम्मिलित है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ काम कर रहा है तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी कुछ ट्रायल, जो कोर्ट में पेशी वेशी किए बिना उसको अरेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ उसको 2 साल तक सजा दे सकते हैं बिना किसी कोर्ट में जाके ट्रायल करने, मतलब कोर्ट में कोई पेशी वेशी ना होते, केवल शक के बिना पे उन्हें जेल में डाल देने का कानून उन्होंने बनाया था। कोई भी ऐसा व्यक्ति इन सारी प्रैक्टिसेस में पाया जाता है तो दिस एक्ट कर्व द फ्रीडम ऑफ द इंडियंस टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड गिव मोर पावर्स टू द पुलिस। और इस एक्ट से वजह कहीं ना कहीं इंडियंस के विरुद्ध था, क्योंकि इंडियंस अब अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते थे, क्योंकि कोई भी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा तो उसको जेल में डाल देंगे। ओके, both Mahatma Gandhi and Muhammad Ali Jinnah, the leader who campaigned for the independent Pakistan and became its first leader, along with other leaders of the nationalist movement, opposed the Rowlatt Act, calling it a Dalvish Act. Okay, both the leaders, Mahatma Gandhi जो कि एक prominent leader थे, और as well as Muhammad Ali Jinnah जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे, इन दोनों पार्टीज ने मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और कहा कि ये एक्ट जो है डेविल्स एक्ट है, यानी कि मतलब एक खराब एक्ट है, शैतानी एक्ट है। ओके, महात्मा गांधी कॉल्ड अपॉन द पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1990 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट। और महात्मा गांधी ने ये कहा कि हम एक मूवमेंट इनिशिएट करेंगे 6 अप्रैल 1990 को, इस डे को हम ऐसे ऑब्जर्व करेंगे एज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जो कि इस एक्ट के अपोजिशन में रहेगा। सेवरल सत्याग्रह हुए उस इस एक्ट के अगेंस्ट एज पर गांधी जी प्लान, हड़ताल हुई। ओके, and people's participation in them as was an expression of strong resistance against the British rule through the protest was only confined to the cities। और जितनी मेजर सिटीज थी वहाँ पर सभाएं लगी, सत्याग्रह हुआ, हड़ताल हुई और जो लोगों ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया कि आपका ये एक्ट या आपकी ये गवर्नेंस हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द प्रोटेस्ट ब्रॉट डिफरेंट कम्युनिटीज एंड क्लास टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट अनजस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज। और ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं वेरियस कम्युनिटीज को साथ लेके आया, वेरियस क्लासेस ऑफ पीपल को साथ लेके आया, जस्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश अनजस्ट रूल। द ब्रिटिश रिजॉर्टेड टू ब्रूटल मेजर्स टू सप्रेस द रिवॉल्ट। अब ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने बहुत ही बोल सकते बहुत ही ब्रूटल तरीका अपनाया। उन्होंने इसके तहत आप एग्जाम्पल आपने सुना होगा जलियांवाला बाग मैसेकर, जहाँ पे 100 ऑफ इंडियंस को गोली मार दी गई थी, जो कि उस समय ब्रिटिश फोर्स के जो कमांडर थे जनरल डायर, उन्होंने ओपन फायर कर दिया था। जबकि जो अप्रैल 13 पंजाब में जलियांवाला बाग में एक गार्डन था, वहाँ पे सब लोग रॉलाट एक्ट के अगेंस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट या पीसफुल मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। ओके, और वहाँ पर विदाउट एनी वार्निंग सब पर फायरिंग कर दी थी। इस इंसिडेंट में एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स 100 ऑफ इंडियंस पीपल जो थे वो मारे गए। ओके, जिसमें औरत, बच्चे और आदमी तीनों टाइप के थे। ओके, another movement that united the mass against the British rule was the Khilafat movement. It began under the leadership of the Muhammad Ali and Shaukat Ali. It was an agitation against the British for forcing the Turkish Sultan, who was also known as Khalifa, to accept a treaty that took away his authority over a sacred places of Muslim located in the Ottoman Empire, besides other humiliating terms. और उसी दौरान खिलाफत मूवमेंट भी हुआ। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली जो टर्की जो एक कंट्री है, वहाँ के सुल्तान थे, उनको खलीफा कहा जाता था। तो उनसे ये ट्रीटी साइन कर ली कि पहले जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो वहाँ पे एक ऑटोमन एम्पायर था। ओके, उस ऑटोमन एम्पायर में जो टर्किश गवर्नमेंट जो सुल्तान थे उनके, वहाँ पे जितनी भी मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस थी उनसे उनका वो राइट्स छीने जा रहे थे कि आप उन पर आप कोई भी हक नहीं चाहता थे। जितनी भी मुस्लिम सैक्रेड प्लेस, मुस्लिम के जो पवित्र स्थल हैं उन पर आप अपना हक नहीं जमाते। ऐसी एक ट्रीटी साइन करने के लिए ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे थे। तो इस टर्की में इस ब्रिटिशर्स की इस डिसीजन से
वो लोग टर्की के जो पीपल्स थे वो गुस्सा थे, वहाँ पर भी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एज ए रिजल्ट इंडिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी थे उनके पीपल्स जो बेसिकली जो मोहम्मद अली शौकत अली, उन्होंने उस रिवॉल्ट का टर्की के में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसका साथ देते हुए इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। द जलियांवाला बाग मैसेकर एंड द खिलाफत मूवमेंट टुगेदर ट्रिगर्ड द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मास नेशनलिज्म थ्रू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये दोनों चीज़, एक जलियांवाला बाग और जो खिलाफत मूवमेंट जो इंडिया में ट्रिगर हुआ था, इसने कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट नेशनलिज्म प्रोटेस्ट की नींव रखी, जो कि था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी एंड द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन। अब इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड किसने किया था? महात्मा गांधी, और जो खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत एजिटेशन मूवमेंट के जो लीडर्स थे उन्होंने। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन मोमेंटम बिटवीन ईयर्स 1921 and 1922, during which many students boycott British institutions and several noted lawyers such as Motilal Nehru, C. Rajagopalachari, Asaf Ali, C.R. Das gave up their practice. Bonfire foreign clothes were lit at several places, and there was also a notable decline in the import of these clothes during this period. अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत क्या हुआ कि जितने भी इन द ईयर 1921 से 1922 के आसपास, बेसिकली 1920 से 1922 के आसपास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हेल्ड हुआ था। और उसी दौरान बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स थे उन्होंने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस लाइक कॉलेजेस या स्कूल्स को बॉयकॉट किया, वहाँ जाने से मना कर दिया। जितने भी जो लॉयर्स थे स्पेशली लाइक मोतीलाल नेहरू, राजा गोपालाचारी, आसफ अली, C.R. दास, ये प्रोमिनेंट लॉयर्स में से एक थे। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस यानी अपने प्रोफेशन से रिज़ाइन कर दिया। एज वेल एज जितने फॉरेन क्लॉथ्स आते थे उनको जला दिया गया कि हम केवल भारत देश में जो क्लॉथ्स बन रहे हैं उन्हीं को हम पहनेंगे, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इकोनॉमिकली, क्योंकि उनके जो क्लोथ्स जो जला रहे थे उसकी वजह से जो है उनका इंपोर्ट जलाया जा रहा था, जिसकी वजह से उनके इम्पोर्ट में डिक्लिनेशन स्टार्ट होने लगा। All these events through the years 1915 to 1922 saw the growth of mass nationalism in India. It was formed the foundation for a big national struggle that eventually gave India its independence. और कहीं ना कहीं 1915 से 1922 एक ऐसा समय माना गया था जहाँ पर एक मास नेशनलिज्म ग्रो ही, सब एक हुए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ने के लिए सबने कदम उठाए ताकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल सके। So the next topic is what were people's initiative in the national movement। ये तो कुछ नेशनल लीडर्स थे जिन्होंने एक किया थ्रू आउट द कंट्रीज में गए, लाइक जैसे हमने मोहम्मद अली शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, कुछ ये प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट थे जिन्होंने सबको एक किया। ओके, अब पीपल्स के क्या इनिशिएटिव थे, ना कॉमन पीपल्स या नॉर्मल पीपल्स सिटीजन्स थे उन समय, उनके क्या इनिशिएटिव्स थे इसके बारे में जानते हैं। The ideals of Mahatma Gandhi, such as commitment to truth and ahimsa, were adopted by many during the freedom protests and satyagrahas all over the India। जो आइडियल्स है महात्मा गांधी के, सत्य और अहिंसा, ये सारे आइडियल्स को जो नॉर्मल पीपल्स थे प्रोटेस्ट के दौरान उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। द आइडियल्स मेड हिम वेरी रिस्पेक्टेड टू इंडियंस। इसके साथ साथ इंडियंस जो सिटीजन्स थे वो इन आइडियल्स की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे महात्मा गांधी की। ओके, सो अब जो नेक्स्ट जो हम इसमें सब टॉपिक्स है उसमें हम वेरियस जो मूवमेंट्स अक्रॉस द कंट्री में जो इनिशिएट हुए थे इनके बारे में जानते हैं। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ किया गया था? गुजरात में। ओके, डिस्ट्रिक्ट खेड़ा में ही। ओके, वहाँ पे जो पुअर फार्मर्स थे या पीजन्स थे, पुअर फार्मर्स ऐसे जो कि गरीब फार्मर्स, और पीजन्स यानी जो कि किसी बड़े फार्मर्स के लैंड पे एज ए लेबरर फार्मर काम करते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, नॉन वायलेंटली डेमोन्स्ट्रेशन किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हाई टैक्स ले रही है हमारे एग्रीकल्चर टैक्स के फॉर्म में, ये बहुत ज़्यादा है। इसके लिए उन्होंने एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह किया या फिर मूवमेंट स्टार्ट किया। ओके, पीपल्स इमेज फेथ इन महात्मा गांधी लेड देम टू बिलीव दैट ही वुड रिड्यूस देयर टैक्स बर्डन। और कहीं ना कहीं पीपल्स का ही फेथ था कि महात्मा गांधी के इस सत्याग्रह से अगर हम जोड़ते हैं या महात्मा गांधी के इस आइडियल से अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये जो टैक्स बर्डन है इससे राहत मिल जाएगी।
सत्याग्रह इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी सत्याग्रह हुआ। इन द इंटीरियर्स ऑफ तमिलनाडु एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश प्रोटेस्ट वर हेल्ड आउटसाइड लिक्विड शॉप प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग देम। ओके, अब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में किस टाइप का सत्याग्रह हुआ कि जहाँ पे लिक्विड शॉप यानी अल्कोहल शॉप्स हैं उनके सामने, मतलब उस शॉप के सामने बैठ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया ताकि पीपल जो है उन अल्कोहल शॉप्स तक ना जा सके। Such protests were referred to as in picketing, while in Guntur district of Andhra Pradesh forest satyagraha were held against unjust forest law of the British। इसके अलावा गुंटूर डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नॉन वायलेंटली प्रोटेस्ट किया गया था या फिर सत्याग्रह किया गया था, जो कि ब्रिटिशर्स ने जो एक फॉरेस्ट लॉ बनाया था जिसके तहत कोई भी सिटीजन जो है फॉरेस्ट की कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता, उसको बाहर बेच नहीं सकता, बेचता तो बहुत ज़्यादा हाई टैक्स पे करना पड़ेगा, तो चोरी के आरोप लगते थे अगर फॉरेस्ट में जाके कोई सामान ले आता था। उस टाइप के फॉरेस्ट लॉ बनाते, तो उसके इस फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट भी जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के पीपल्स हैं उन्होंने भी इस फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। ओके, और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स आपको एक लाइन में आपको समझाना भूल गया था, दैट सच प्रोटेस्ट आर रिफर्ड एज पिकेटिंग। पिकेटिंग का मतलब होता है किसी भी बिल्डिंग के सामने, किसी ऑफिस के सामने जब इंसान खड़े होकर प्रोटेस्ट करते हैं उसको पिकेटिंग कहा जाता है। ओके, द पीजेंट्स ऑल्सो लेट देयर कैटल ग्रेज इन द फॉरेस्ट। और इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट पीजेंट्स ने क्या करा, जो उनकी कैटल्स होती थी यानी कि जो उनके जानवर लाइक गाय भैंस बकरी ये सब जंगल में छोड़ दी गई। फॉरेस्ट लॉ के तहत अपने आप कैटल भी सेंड नहीं कर सकते जंगल में चढ़ने के लिए, तो पीजेंट्स ने अपने कैटल्स को ग्रेज करने सेंड कर दिया। ओके, और without any paying any kind of tax to the British officials. In this case too, poor peasants and tribal believed that Mahatma Gandhi could get the forest regulation abolished. और ये सब poor farmers और tribal communities का भरोसा था गांधी जी पर कि गांधी जी जो है हमें इस टैक्स या फिर एक जो हाई जो टैक्स पे करवाना ब्रिटिश गवर्नमेंट उससे हमें निजात दिला सके। इन मैनी फॉरेस्ट विलेजेस पीपल डिक्लेयर स्वराज एंड बिलीव दैट गांधी राज कुड सून प्रिवेल। और बहुत से लोगों को उस समय मानना था कि हमारे फॉरेस्ट विलेजेस में अब स्वराज आ गया है और मतलब हम इंडिपेंडेंट है और बहुत जल्द गांधी राज बहुत जल्दी पूरे इंडिया में आ जाएगा। ओके, नाउ प्रतापगढ़ सत्याग्रह। The peasants of Pratapgarh in Uttar Pradesh were not far behind due to their trust in the ideals of महात्मा गांधी। सेम यहाँ ये भी थी, यहाँ पे जो भी peasants थे वो भी महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। The peasants were successful in stopping the unlawful practice of forcefully removing tenants from the land they rented। और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स फोर्सफुली जो फार्मर्स के लैंड को हथिया लेते थे उन सब चीज़ों को वो रोकने में कामयाब हुए, जस्ट बिकॉज उनको फेथ था गांधी जी पर। ओके, नाउ सत्याग्रह इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब हम जो पढ़ेंगे अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में पढ़ेंगे, सिंध में, बंगाल में खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया वहाँ के लोकल पीजेंट्स और ट्रेडर्स ने। ओके, पंजाब में सिख ने मूवमेंट स्टार्ट किया। ओके, जो कि जो करप्टेड महंत रहते थे गुरुद्वारास के उनको हटाने के लिए, जो कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। वाइल इन असम टी प्लांटेशन वर्कर्स बॉयकॉटेड द प्लांटेशन डिक्लेयर्ड दैट दे वर एक्टिंग एज पर द विशेस ऑफ महात्मा गांधी। आसाम में जो टी प्लांटेशन वर्कर्स थे या टी प्लांटेशन फार्मर्स थे उन्होंने क्रॉप ग्रो करने से मना कर दिया कि हम गांधी जी के आदेश के हिसाब से चल रहे हैं और एक तरीके का ये हमारा एक नॉन वायलेंटली एक हमारा मूवमेंट है कि हम अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करेंगे। ओके, दे ऑल्सो शाउट स्लोगन्स ऑफ गांधी महाराज की जय। और उस समय एक स्लोगन चिल्लाते थे जब भी कोई ब्रिटिशर्स उनसे ज़्यादा आर्ग्यू करता था कि गांधी महाराज की जय। डिमांडिंग एन इंक्रीज इन देयर सैलरी। और डिमांड किया थी अगर आप सैलरी को हमारी इंक्रीज कर देंगे तो हम वापस से अपने टी प्लांटेशन को स्टार्ट कर देंगे। द रेफरेंसेस टू कृष्णा इन सम रिलीजियस आसामीज सॉन्ग ऑफ द टाइम्स वर चेंज टू गांधी राजा। और उस समय जो आसामीज पीपल्स का जो लोकगीत होता जिसमें लॉर्ड कृष्णा का जिक्र होता था, उससे लॉर्ड कृष्णा की जगह गांधी जी का नाम लेने लग गया। ओके, उस भजन या कीर्तन में। However, in some other instance, people interpreted Gandhian's ideal on their own, thereby protesting violently against the British rule. Mahatma Gandhi was considered a Masiha who helped the Indian gain freedom from the British rule. और उस दौरान हर किसी एक नॉर्मल पीपल्स को गांधी जी एक टाइप के मसीहा लग रहे थे जो कि ब्रिटिशर्स से उनको आज़ादी दिला सकते हैं। His principle of non-violence inspired Indians from all walks of life to fight against the British rule. और जो उनके प्रिंसिपल थे ट्रुथ, नॉन वायलेंस या अहिंसा, वो इन प्रिंसिपल्स पर ही पीपल जो है
आपस में एक हुए और कहीं ना कहीं उनको हिम्मत आई कि अगर हम गांधी जी के आइडियल्स पे चलेंगे तो हमें एक ना एक दिन ब्रिटिशर्स से आज़ादी ज़रूर मिलेगी। ओके, आज के लिए इतना ही। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो एक जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जानेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 से 22 तक चला, कि उसको क्यों कॉल ऑफ कर दिया गया, क्या इंसिडेंट रहे, और कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी उस दौरान इन 1920s के आसपास न्यू ऑर्गेनाइजेशंस भी फॉर्म हुए थे। ओके, और उन्होंने क्या रोल प्ले किया, ओके, इनके बारे में हम जानेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।